Assalamu alaikum. My name is Dr. Mohammed Taher and I am Associate Professor of Pharmacology. आज हम रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ने वाले हैं। ये थोड़ा सा लंबा लेक्चर है, थोड़ा बड़ा लेक्चर है। इसको हम कोशिश करेंगे दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे, पार्ट वन पार्ट टू। तो स्टार्ट करते हैं। इस डायग्राम से आपको थोड़ा सा एक आइडिया देने के लिए कि ड्रग्स को हम किन किन रूट से बॉडी में इंटर कर सकते हैं। सबसे पहले नोज़ में इंट्रानेज़ल स्प्रे के तौर पे कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं जो हम इंटर करते हैं। दूसरा रूट ओरल का बताया हुआ है, यानी सबलिंगुअल हो गया, ओरल हो गया, बकल हो गया। इस रूट के थ्रू हम ड्रग्स देते हैं और वो जाके डायरेक्टली स्टमक में और इंटेस्टाइन में जाके वहाँ से हेपेटिक पोर्टल वेन के थ्रू लिवर में जाके एब्जॉर्ब होने के लिए उसके बाद फिर ब्लड में जाते हैं। इसके अलावा कुछ ड्रग ऐसी हैं जो कि इनहेल करते हैं हम नाक से या मुंह से, ताकि वो ड्रग्स लंग्स में चले जाएं, उसको हम कहते हैं इनहेलेशनल रूट। फिर ये इस डायग्राम में इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन बताया हुआ है, और इंट्रावीनस बताया हुआ है कि इंजेक्टेबल ड्रग्स भी हम दे सकते हैं वेन्स के थ्रू और मसल के थ्रू। ठीक है जी। उसके बाद रेक्टल रूट बताया हुआ है कि कुछ ड्रग्स हम एनल केलान के थ्रू रेक्टल यानी सपोजिटरीज की फॉर्म में या लेग्जेटिव के फॉर्म में हम दे सकते हैं। तो ये एक डायग्राम है बेसिकली, जो डिफरेंट रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन को बताया गया है। अब एक क्लिनिकल सिनेरियो है इसमें कि एक 40 years old डिहाइड्रेटेड पेशेंट comes to the ER with frequent diarrhea and vomiting. You want to rehydrate this patient effectively. So what will be the proper and safe route of drug administration for this patient? अब एक पेशेंट है, वो वोमिटिंग के साथ, डायरिया के साथ, फीवर के साथ, डिहाइड्रेशन के साथ प्रेजेंट कर रहा है आपको। 40 ईयर्स उसकी एज है। इमरजेंसी में, ईआर का मतलब होता है इमरजेंसी में। अब इस पेशेंट को आप ओरल ड्रग नहीं दे सकते, उसकी वजह ये है कि वॉमिट कर रहा है। और जो ड्रग आप ओरली देंगे, बाय माउथ आप देंगे, खाने वाली टैबलेट्स आप देंगे, मेडिकेशन जो भी आप देंगे, वो वॉमिट कर लेगा तो कोई फायदा होगा नहीं उसको। तो ऐसे क्लिनिकल सिनेरियो में ऐसे पेशेंट में हम इंट्रावीनस रूट में हम जाते हैं। ठीक है। आईवी कैनुला पास करके इंजेक्टेबल मेडिकेशन हम लगाते हैं। ठीक। एक और क्लिनिकल सिनेरियो है, अ यंग डॉक्टर रिसीव्स a 13 months old child in emergency department with generalized seizures. On call doctor immediately should administer drug which is called sedative hypnotic diazepam to stop the seizures and sedate the patient. अब एक 13 months old एक चाइल्ड है, उसको आपने किस रूट से ड्रग्स देनी है ताकि उसके जो फिट्स हैं, जनरलाइज सीजर्स हैं, मिर्गी के दौरे पड़ रहे हैं उस पेशेंट को, आपने उसको कैसे ट्रीट करना है। आपको ड्रग भी बताई हुई है, लेकिन रूट कौन सा आप इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। इसमें आप रेक्टल रूट के थ्रू भी दे सकते हैं और इंजेक्टेबल रूट के थ्रू भी दे सकते हैं, यानी इंट्रामस्कुलर या आईवी, ताकि पेशेंट, क्योंकि इमरजेंसी में आया हुआ है ना ये पेशेंट, और आपने ऐसे ड्रग देनी है ताकि वो फौरन से काम कर सकें और उसकी जो फिट्स हैं वो कंट्रोल हो सकें। तो वो कौन से फैक्टर्स हैं जब आप रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन को डिसाइड करेंगे कि किस पेशेंट पे मैंने कौन सी ड्रग देनी है, किस रूट के थ्रू। जो फार्मास्यूटिकल फैक्टर्स हैं वो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज बताएंगी ड्रग की, कि वो सॉलिड फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में, सॉल्युबल है, इनसॉल्युबल है, ऑयली ऑयल कंपोजिशन है उसकी, किस किस यानी फार्मास्यूटिकल कंपनी ने बेसिकली उसको किस फॉर्मेट के तौर पे उसको मैन्युफैक्चर किया हुआ है, रेट एंड एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन फ्रॉम डिफरेंट साइड। ये आपने माइंड में रखते हुए रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन को पेशेंट को प्रिस्क्राइब करना है। इसका क्या मतलब होता है कि जब ओरल रूट के थ्रू आप देते हैं कोई भी ड्रग, उसकी जो एब्जॉर्प्शन होती है वो बहुत स्लो होती है और लेस देन 100% होती है। मतलब वो 10% भी हो सकती है, 5% भी हो सकती है। लेकिन कुछ ऐसी ड्रग्स हैं जब आप इंट्रावीनस या इंट्रामस्कुलर रूट से देते हैं तो उनकी एब्जॉर्प्शन 100% होती है। इफेक्ट ऑफ डाइजेस्टिव जूसेस एंड फर्स्ट पास इफेक्ट। कुछ ऐसी ड्रग्स हैं जो हमारी जीआईटी में जाने के बाद, स्टमक में, इंटेस्टाइन में जाने के बाद गैस्ट्रिक जूसेस से
वो डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, तो उनको कोई फायदा नहीं होता है या मिनिमल फायदा होता है। ठीक है। और फर्स्ट पास इफेक्ट क्या है और बायो अवेलेबिलिटी क्या है, ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। तो ये भी आपने मद्देनजर रखना है कि कोई भी ड्रग जिसकी फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, या इसका दूसरा नाम है प्री सिस्टेमिक एलिमिनेशन, अगर उस ड्रग की बहुत ज्यादा होगी तो वो ड्रग ब्लड में कम पहुंचेगी। ठीक है। ये आपको डिटेल में मैं बताता हूँ डायग्राम के साथ। टाइम ऑफ रिस्पॉन्स इज डिजायर्ड, ऑनसेट ऑफ एक्शन, रूटीन या इमरजेंसी में आप दे रहे हैं। अगर आपको किसी भी ड्रग का एक्शन क्विक चाहिए, इंस्टेंटेनियसली चाहिए, फौरन से चाहिए, तो आपने उस रूट को उस रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का इंतखाब करना है जिसमें उसका एक्शन जल्दी आ सके, ताकि ब्लड में ड्रग फौरन से पहुंच सके। ठीक है। अब आप रूटीन में दे रहे हैं, ओपीडी पेशेंट को दे रहे हैं, या इमरजेंसी में आप दे रहे हैं पेशेंट को, तो ये डिपेंड करता है क्लिनिकल सिनेरियो पे, पेशेंट की कंडीशन पे। एक्यूरेसी ऑफ डोजेज रिक्वायर्ड, इंट्रावीनस इनहेलेशनल कैन प्रोवाइड फाइन ट्यूनिंग। अब इसका मतलब ये है कि जो डोज आप दे रहे हैं, एक मर्तबा आपने डोज इंजेक्ट कर दी, चाहे वो इंट्रामस्कुलर हो या इंट्रावीनस हो, वेन के थ्रू आप दे रहे हैं या मसल के थ्रू दे रहे हैं, उसकी जो डोज है वो बड़ी कैलकुलेटेड होनी चाहिए, क्योंकि उसके बाद उस ड्रग के इफेक्ट को ख़त्म करना, मिनिमाइज करना, उसको वापस रिकवर करना, वो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। तो इसीलिए जो ड्रग्स आती हैं इंजेक्टेबल फॉर्म में, वो आपने बड़ी एहतियात से देनी है। ठीक है। कंडीशन ऑफ द पेशेंट, क्या कंडीशन है उस वक्त पेशेंट की, होश में है, अनकॉन्शियस है, कॉन्शियस है, वोमिट कर रहा है, डिहाइड्रेटेड है पेशेंट, फीवर है उसको, हाई ग्रेड फीवर है, तो ये सारी चीज़ें आपने मद्देनज़र रखते हुए रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन को आपने डिसाइड करना है कि आपने किस रूट के थ्रू देनी है ड्रग्स। अब रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन दो हिस्सों में डिवाइड है, दो उसकी बेसिक क्लासिफिकेशंस हैं। एक है एंट्रल रूट, एक है पैरेंट्रल रूट। अब एंट्रल रूट में दो चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं। एंट्रल रूट में फर्स्ट पास इफेक्ट बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से ब्लड में ड्रग की अवेलेबिलिटी बहुत कम हो जाती है, जिसको हम कहते हैं बायो अवेलेबिलिटी। ठीक है। पैरेंट्रल रूट में फर्स्ट पास इफेक्ट या तो नहीं होता या मिनिमल होता है। ठीक है। फर्स्ट पास इफेक्ट है क्या, मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताता हूँ। और ऐसे ड्रग्स जो हम पैरेंटल रूट के थ्रू देते हैं, उनकी बायोअवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। ऐसी ड्रग लिवर में कम मेटाबोलाइज होती है, जीआईटी में कम मेटाबोलाइज होती है, और ब्लड में ज़्यादा अवेलेबल होती है। एंट्रल रूट, व्हाट इज एंट्रल रूट? द ड्रग्स विच आर गिवन थ्रू जीआईटी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक, दे आर कॉल्ड एंट्रल रूट। ठीक है। सो क्या क्या एग्जांपल है इसकी, हम ओरल रूट, मुंह से जो हम ड्रग्स देते हैं उसको हम एंट्रल रूट कहते हैं। बकल या सबलिंगुअल, ये भी ऐसे ही है कि हम जुबान के नीचे रखते हैं ड्रग को, उसको हम सबलिंगुअल कहते हैं। ठीक है। और बकल वो होती है जो चीक्स और गम्स के बीच में हम टेबलेट रखते हैं, वहां से उसकी एब्जॉर्प्शन होती है। एंड रेक्टल रूट, जो एनल कैनाल के थ्रू हम देते हैं ड्रग्स, तो वो ड्रग्स जो हम जीआईटी के थ्रू देते हैं, चाहे वो ओरल हो या रेक्टल हो, उन तमाम ड्रग्स को हम क्या कहेंगे, एंट्रल रूट वाली ड्रग्स। ठीक। अब पैरेंटल का क्या मतलब है? पैरेंटल एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है, पारा का मतलब है बिसाइड, एंट्रॉन का मतलब होता है इंटेस्टाइन। तो इंटेस्टाइन के अलावा जितनी भी हम ड्रग्स दे रहे हैं बॉडी में, उन सब ड्रग्स को हम क्या कहते हैं, पैरेंटल रूट ड्रग्स विच आर गिवन अदर देन जीआईटी ट्रैक, विच इंक्लूड्स इंट्रावीनस, आईवी, इंट्रामस्कुलर, आईएम, सबकुटेनियस, टॉपिकल, चाहे वो क्रीम फॉर्म में हो, ऑइंटमेंट फॉर्म में हो, लोशन फॉर्म में हो, स्प्रे फॉर्म में हो, या इनहेलेशनल, या इंट्रानेजल, जो मैंने आपको पहले शुरू में डायग्राम में आपको बताया था, या आईज में हम देते हैं टॉपिकल। ठीक है। या इंट्राकार्डिक, हार्ट में हम डायरेक्टली देते हैं ड्रग्स को, या इंट्राथीकल, ब्रेन में जो हम इंजेक्ट करते हैं, स्पाइनल एनेस्थीसिया में हम देते हैं डायरेक्टली, हम स्पाइनल कॉर्ड में हम लगाते हैं। ठीक है। जो सीएसएफ होता है वहां पे हम लगाते हैं, वो हर एक के साथ, हर एक रूट के साथ डायग्राम में मैं आपको एक्सप्लेन करता जाऊंगा। अब एंट्रल रूट, these are the drugs which are given through alimentary canal या जीआईटी ट्रैक, oral, sublingual, buccal, rectal। oral route, ingestion of the drugs orally। क्या क्या फायदे हैं इसके? एक तो ये नेचुरल है। ठीक है। अब
ड्रग्स के रूट्स को पढ़ने के लिए दो चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। उन ड्रग से कुछ फायदे हैं जो ओरल रूट के थ्रू हम देते हैं, या रेक्टल रूट के थ्रू देते हैं, या एंट्रल रूट के थ्रू हम देते हैं, या पैरेंटल रूट के थ्रू हम देते हैं। उनके कुछ नुकसानात भी हैं, ठीक है, डिसएडवांटेजेस भी है। तो वो ऐसी बड़ी कॉमन चीजें हैं, अगर आप एक मरतबा इसको रीड करेंगे और मैं एक्सप्लेन करता जाऊंगा तो आपको वन बाय वन आपको समझ आनी शुरू होगी कि इनको आप मेमोराइज ना करें तो बेहतर है, इसको समझने की कोशिश करें तो वो आपके लिए ज्यादा बेहतर है। अब ओरल रूट के क्या क्या फायदे हैं? एक तो ये नेचुरल है, कुदरती है, हम जितनी भी मेडिकेशन लेते हैं वो सारी हम इसी रूट के थ्रू लेते हैं। यानी मेजोरिटी ऑफ द ड्रग्स आर गिवन थ्रू ओरल रूट। कन्वीनियंट है, आसानी से आप ले सकते हैं, खुद ले सकते हैं, इकोनॉमिकल हैं। ऐसी टैबलेट्स जो इंजेक्टेबल फॉर्म में होती हैं वो एक्सपेंसिव होती हैं, जो ओरल रूट के थ्रू होती हैं वो इकोनॉमिकल होती हैं, वो कम एक्सपेंसिव होती हैं, सेफ ड्रग्स होती हैं। अगर खुदा न खास्ता आपको ड्रग की पॉइजनिंग हो भी जाती है, अगर आप ओवरडोज लेते हैं, तो उसको रिवर्स करना कंपैरेटिवली आईवी के और पैरेंटल रूट के मुकाबले में सेफ है। नॉन इन्वेजिव है, हम बॉडी के अंदर जाके ड्रग को इंजेक्ट नहीं करते हैं, तो ये नॉन इन्वेजिव प्रोसीजर है, रूट है ड्रग्स का। पेनलेस है, आप टैबलेट खाते हैं, टैबलेट आप पीते हैं, सिरप लेते हैं, कैप्सूल खाते हैं, साशे पीते हैं, तो पेनलेस प्रोसीजर है, आप निगलते हैं उसको, पेन नहीं होता आपको। लार्ज नंबर ऑफ डोजेस फॉर्म्स कैन बी गिवन। दिन में आप 5 मरतबा भी आप ड्रग ले सकते हैं, दिन में 4 मरतबा भी आप ले सकते हैं। तो लॉन्ग इफेक्ट रहता है, ठीक है। सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन है, आप खुद टैबलेट ले सकते हैं, ओरल टैबलेट्स ओरल रूट के थ्रू। नुकसानात क्या क्या है? आपने अगर जिंदगी में कभी टैबलेट खाई हो, पेनाडोल या इस तरह की टैबलेट जो ज़रा ड्राई सी होती है, रफ सी होती है, पेनाडोल की टैबलेट जब आप लेते हैं हाथ में, तो उसके ऊपर एक पाउडर नुमा लगा होता है। तो जब वो आप इंजेस्ट करते हैं, आप जब उसको निगलने की कोशिश करते हैं, तो एंड पे एक अनप्लेजेंट सा टेस्ट आपको, या उसकी एक स्मेल सी फील होती है, जिसकी वजह से आपको नौजिया, वॉमिटिंग, इस तरह की वो एक फीलिंग आती है। तो ये एक डिसएडवांटेज है, जाहिर सी बात है। डिसकलरेशन ऑफ द टीथ, आप सिरप वगैरह अगर आपने बच्चों में आपने दिया हो, ब्रोफेन, पेनाडोल, तो उसके फौरन बाद आप देखें कि टीथ उनके पिंक या रेड कलर के हो जाते हैं। तो वो डिसकलरेशन होती है, वो शुरू में वो ज़रा अजीब सी लगती है, बुरी लगती है। तो ये एक इसका नुकसान है। इरिटेशन ऑफ टू द गैस्ट्रिक म्यूकोजा, जीआईटी में, स्टमक में इरिटेट कर सकता है स्टमक की जो म्यूकोजा को, नोजिया, वोमिटिंग, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। डिस्ट्रक्शन बाय गैस्ट्रिक एसिड या डाइजेस्टिव एंजाइम, स्टमक में, इंटेस्टाइन में मौजूद जो एसिड्स हैं हमारे और डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं, उनसे कुछ ड्रग्स वो हो जाती हैं, डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। एग्जांपल मैं आपको दूंगा पेनिसिलिन की। पेनिसिलिन, सॉरी, इंसुलिन, नॉट पेनिसिलिन। इंसुलिन अगर आप ओरली इंजेस्ट करते हैं तो उसका 1% भी एब्जॉर्ब नहीं होता ब्लड में। वजह उसकी ये है कि जितनी भी ड्रग आपने आपने इंजेस्ट की है ओरली, वो सारी की सारी ड्रग्स गैस्ट्रिक एसिड से या डाइजेस्टिव एंजाइम से मेटाबोलाइज हो जाती है, डाइजेस्ट हो जाती है, डिस्ट्रक्शन हो जाती है उसकी, तो उसका फायदा नहीं है। तो इसीलिए इंसुलिन को हम देते हैं सबकुटेनियस रूट के थ्रू। तो इसकी जो एब्जॉर्प्शन है, व्हाट इज एब्जॉर्प्शन? इट इज द मूवमेंट ऑफ अ ड्रग फ्रॉम द साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टू द ब्लड स्ट्रीम, सिस्टेमिक सर्कुलेशन में। तो इसकी जो एब्जॉर्प्शन है हमें पता नहीं होती कि कितनी परसेंट इस ड्रग की, इस टैबलेट की, इस कैप्सूल की ब्लड में जाएगी। तो वेरिएबल एब्जॉर्प्शन ड्यू टू मेनी फैक्टर्स, वो फैक्टर्स मैं आपको आगे जाके बताऊंगा जब हम एब्जॉर्प्शन का पिक पढ़ेंगे, इसके बाद एब्जॉर्प्शन में पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह आपको। वेरिएबल बायोअवेलेबिलिटी एंड फर्स्ट पास इफेक्ट इन द लिवर एंड गट। अब इस दो टर्मिनोलॉजीज को हम एक्सप्लेन करेंगे, उसके बाद फिर बाकी फैक्ट, इसकी बाकी नुकसानात पढ़ेंगे ओरल रूट के। बायो अवेलेबिलिटी एंड फर्स्ट पास इफेक्ट, पहले हम फर्स्ट पास इफेक्ट पढ़ते हैं, उसके बाद फिर बायो अवेलेबिलिटी। इस डायग्राम से पहले समझने की कोशिश करते हैं। देखिए इस डायग्राम में मैंने ओरल ड्रग की एडमिनिस्ट्रेशन दी है पेशेंट को। एग्जांपल 500 mg की एक टैबलेट मैंने दी है। अक्सर जो एंटीबायोटिक्स होती हैं वो 500 mg में और 1000 mg में, 1 ग्राम में, 250 mg में, इस डोजेज में आती है। टैबलेट खाने के बाद पेशेंट के स्टमक में 25 mg की जो टैबलेट है वो यहाँ पे इनएक्टिव हो गई, मेटाबोलाइज होगी, डिस्ट्रॉय होगी, इनएक्टिव होगी। अब स्टमक में फर्स्ट टाइम जब ड्रग आई है और वो मेटाबोलाइज हो गई, इनएक्टिव हो गई, उसको हम कहते हैं फर्स्ट पास इफेक्ट।
उसके बाद हेपेटिक पोर्टल वेन के थ्रू ये ड्रग जाएगी लिवर में। वहां पे ड्रग 70, मिसाल के तौर पे ये मैंने बताई है, एग्जैक्टली इस तरह से होता नहीं है, हमें नहीं पता कि इस 500 mg की टैबलेट 25 mg यहाँ पे डिस्ट्रॉय होगी या 5 mg होगी, या हो सकता है 50 mg यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो। तो हमें नहीं पता, ये जस्ट आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ कि फर्स्ट पास इफेक्ट क्या है और बायोअवेलेबिलिटी क्या है। लेकिन जो रियल सिनेरियो है इसी से मिलता जुलता होगा। तो 25 मिलीग्राम स्टमक में डिस्ट्रॉय होने के बाद हेपेटिक पोर्टल वेन के थ्रू बाकी जो ड्रग है वो लिवर में जाएगी। लिवर में जाने के बाद जो हेपेटिक एंजाइम्स हैं वो उसको क्या करेंगे, डिस्ट्रॉय करेंगे। वो 75 मिलीग्राम आप यहाँ पे समझे कि 75 मिलीग्राम ऑफ ड्रग यहाँ पे मेटाबोलाइज होगी, जो फर्स्ट टाइम जीआईटी से होते हुए लिवर में आ रही है, जिसको हम कहेंगे फर्स्ट पास इफेक्ट। ठीक है। So first pass effect क्या है? It is the metabolism या inactivation of the drug after the administration and before it reaches the systemic circulation by the liver mainly given by any route। ठीक है। आप एंट्रल रूट के थ्रू अगर ये दे रहे हैं, रेक्टल रूट के थ्रू दे रहे हैं, आप सबलिंगुअल रूट के थ्रू दे रहे हैं, तो इस किसी भी रूट से आप दे रहे हैं, चाहे वो एंट्रल रूट हो, जितनी भी परसेंटेज या जो अमाउंट ऑफ ड्रग स्टमक में या लिवर में पहली मर्तबा जाके मेटाबोलाइज हो रही है इस ब्लड में जाने से पहले, इट इज दी, इसीलिए इस फर्स्ट पास इफेक्ट को हम प्री सिस्टेमिक एलिमिनेशन भी कहते हैं। व्हाट इज प्री सिस्टेमिक एलिमिनेशन? इट इज द मेटाबॉलिज्म ऑफ द ड्रग बिफोर इट रीचेज द ब्लड सिस्टेमिक सर्कुलेशन, एंड इट इज यूजुअली द फर्स्ट पास इफेक्ट इज यूजुअली डन बाय द लिवर। लेकिन कुछ परसेंटेज स्टमक में भी हो सकती है, इंटेस्टाइन में भी हो सकती है। तो बेसिकली ये बायो ट्रांसफॉर्मेशन या मेटाबॉलिज्म या फर्स्ट पास इफेक्ट ये है क्या, जीआईटी या लिवर इसको केमिकली ऑल्टर कर देता है। द केमिकल ऑल्टरेशन ऑफ अ ड्रग इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। क्योंकि ये फर्स्ट टाइम हो रही है, जीआईटी में भी पहली मर्तबा हो रही है स्टमक के इंजेक्शन के बाद, और लिवर में भी फर्स्ट टाइम हो रही है, तो इसलिए इसको हम कहते हैं फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। हालांकि ये ड्रग जब लिवर से होने के बाद ब्लड में जाएगी और अपना इफेक्ट फॉर्म करेगी, उसके बाद वापस इस ड्रग ने ब्लड के थ्रू लिवर में आना है, उसको हम सिर्फ मेटाबॉलिज्म कहेंगे, उसको हम फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म नहीं कहेंगे। वो मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा डिटेल से। अच्छा जी, 25 मिलीग्राम यहाँ पे डिस्ट्रॉय होगी, 75 लिवर ने कर दी, तो कितनी बची बीच में? 400 मिलीग्राम की जो ड्रग हमें ब्लड में केमिकली अनचेंज फॉर्म में मिल रही है, दैट अमाउंट ऑफ ड्रग इज कॉल्ड बायो अवेलेबिलिटी ऑफ दैट ड्रग। So it is the fraction or percentage of the drug that reaches the systemic circulation, blood या plasma in chemically unchanged form following any route of administration। तो ये समझने वाली बात है कि केमिकली अगर उसकी ऑल्टरेशन हो जाती है, जैसे 25 मिलीग्राम की स्टमक में इंटेस्टाइन में केमिकल अल्ट्रेशन हो गई है, मेटाबॉलिज्म हो गई है, बायो ट्रांसफॉर्मेशन हो चुकी है, ये ड्रग अब इनएक्टिव हो चुकी है, ये ड्रग अब ब्लड में नहीं पहुंचेगी। अगर ब्लड में ये पहुंच भी गई तो ये इनइफेक्टिव ड्रग कहलाएगी। पहली बात तो ये पहुंचेगी ही नहीं। दूसरी बात यह है कि लिवर में जो 75 मिलीग्राम की जो ड्रग है उसकी भी केमिकल ऑल्टरेशन हो चुकी है, केमिकली वो चेंज हो चुकी है। लेकिन जो 400 की मिलीग्राम की जो टैबलेट बच गई है, मेडिसिन बच गई है, ड्रग बच गई है, दैट विल बी कॉल्ड बायोअवेलेबिलिटी ऑफ दिस ड्रग। आपने दी कितनी थी? 500 दी थी। ब्लड में कितनी पहुंची? 400 mg। So the amount which reaches the systemic circulation, blood, plasma, that will be called the bioavailability of this drug, which is 400 mg। तो ये मुझे उम्मीद है कि ये दोनों टर्मिनोलॉजीज यहाँ पे आपको क्लियर हो गई होंगी। सम ड्रग्स नॉट एब्जॉर्ब एट ऑल, कुछ ड्रग्स बिल्कुल भी ओरल रूट के थ्रू एब्जॉर्ब नहीं होती। अनसुटेबल इन इमरजेंसी, अनकॉन्शियस पेशेंट, अनकोऑपरेटिव पेशेंट और वोमिटिंग वाले पेशेंट में ये रूट बिल्कुल भी अच्छा या सूटेबल नहीं समझा जाता। जिन पेशेंट को इमरजेंसी में लाया जाता है उसमें आपने ज़ाहिर सी बात है पैरेंट्रल रूट के थ्रू देना है। अनकॉन्शियस पेशेंट है, वो ओरली नहीं इंजेस्ट कर सकता, पेशेंट कॉपरेट नहीं कर रहा आपके साथ, टैबलेट को इंजेस्ट ही नहीं करेगा तो उसका इफेक्ट नहीं आएगा, या पेशेंट कंटिन्यूसली वॉमिट कर रहे हैं, उल्टियाँ कर रहे हैं, ऐसे पेशेंट में भी ओरल रूट का कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये उसके नुकसानात हैं। बायो अवेलेबिलिटी मैंने आपको बताई कि जो भी हम ड्रग दे रहे हैं बायो अवेलेबिलिटी थ्रू ओरल रूट, आप नहीं कह सकते कि ये
5% यहाँ पे डिस्ट्रॉय होगी स्टमक में, लिवर में। जैसे अब 500 हम यहाँ पे हमने दी है टैबलेट, या 200 यहाँ पे लिवर मेटाबोलाइज करेगा, तो इसकी जो बायोअवेलेबिलिटी है वो अनप्रिडिक्टेबल है। 5% से लेके लेस देन 100% के बीच में होती है। ठीक है। सो ड्रग्स विच आर गिवन थ्रू दिस रूट, क्या क्या एग्जांपल है? यानी 90% या 80% ड्रग्स हम इसी रूट के थ्रू देते हैं। डेक्लोफेनिक सोडियम हो गया, स्कोपोलामीन टेबलेट हो गई, ओमिप्रोजोल हो गए, साशे हो गए, ओआरएस, मोंटिलुकास। आप किसी भी सिरप का, टेबलेट का, कैप्सूल का, साशे का, किसी भी ड्रग का आप नाम लें तो वो ऑरली अवेलेबल होती है। अब ये देखें, ये कैफलाम के नाम से आती है टैबलेट, जिसमें डेक्लोफेनिक पोटाशियम में पेन किलर है, 50 मिलीग्राम। ब्रोफिन, आइबुप्रोफिन है इसमें, 100 mg पर 5 ml। राइजिक के नाम से आती हैं कुछ ड्रग्स जो गैस्ट्रिक एसिडिटी को कम करती हैं, ओमेप्राजोल के नाम से आती हैं, 20 और 40 मिलीग्राम है। मोंटिलुकास साशे फॉर्म में आते हैं, ये हम एंटी एस्थमेटिक ड्रग हैं, अस्थमा के पेशेंट को देते हैं। ये देखें, ये एक ड्रॉप डी के नाम से इस तरह की वाइल्स में आती हैं। इस वाइल को, एम्प्यूल को आप तोड़ते हैं, और अब ये इंजेक्टेबल फॉर्म नहीं है, ये ओरल रूट के थ्रू आप देते हैं। ठीक है। तो 1 ओरल एम्प्यूल या इंट्रामस्कुलर एम्प्यूल, ये तो दोनों आप लगा सकते हैं। तो ओरली भी आप ले सकते हैं, और प्लस आप इंजेक्टेबल फॉर्म में भी आप लगा सकते हैं। फिर और साशे वगैरह आती हैं, तो ये सारी रूट्स, ओरल रूट के थ्रू हम ये सारी मेडिसिन देते हैं। दूसरा जो रूट है, दिस इज कॉल्ड सबलिंगुअल या बकल। सबलिंगुअल का मतलब ये होता है कि जुबान के नीचे हम टेबलेट रखते हैं, जैसे इस डायग्राम में बताया हुआ है, और वहां से ये स्लोली, ग्रेजुअली ये एब्जॉर्ब होती है। ठीक है। अब ये, इनकी बायोअवेलेबिलिटी नियरली प्रिडिक्टेबल होती है। हम कहते हैं कि इनकी इस तरह के रूट के थ्रू जो हम ड्रग्स दे रहे हैं, उनकी बायोअवेलेबिलिटी 90% होती है। वजह उसकी ये है कि ओरल कैविटी में जितने भी ब्लड वेसल्स है, वो 90% ऑफ दी ब्लड वेसल्स लिवर में नहीं जाती, वो डायरेक्टली सिस्टेमिक सर्कुलेशन में ब्लड में जाके ओपन होती है। ठीक है। तो 10% ऑफ द ड्रग इज गोइंग टू द लिवर फॉर द मेटाबॉलिज्म। स्टमक में तो जाती नहीं है ये ड्रग्स। ठीक है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि ये रूट के थ्रू हम जितनी भी ड्रग्स देते हैं, उनकी बायोअवेलेबिलिटी ऑलमोस्ट 90% होती है। ऐसी ड्रग्स जब आप इस रूट के थ्रू देते हैं, तो उनका जो एक्शन होता है वो रैपिड होता है, इंस्टेंटेनियसली होता है। ठीक है। एब्जॉर्ब्ड डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम, अवॉइडिंग द फर्स्ट पास इफेक्ट, क्योंकि फर्स्ट पास इफेक्ट मेनली हमारे लिवर में हो रहा था। तो जब 90% ऑफ द ड्रग और ब्लड वेसल्स डायरेक्टली सिस्टेमिक सर्कुलेशन में ओपन हो रही है, तो जाहिर सी बात है वो ड्रग को भी लेके जाएंगे अपने साथ। तो इफेक्ट कैन बी टर्मिनेटेड बाय द स्पिटिंग ऑफ द टेबलेट। जो भी आप मेडिसिन दे रहे हैं, ड्रग दे रहे हैं, अगर आप उसको थूकेंगे, स्पिट करेंगे, तो उसका जो इफेक्ट होगा वो कम हो जाएगा। जाहिर सी बात है, आपने फेंक दिया, एब्जॉर्प्शन नहीं होगी, उसका इफेक्ट नहीं आएगा। अ, नुकसानात क्या क्या हैं? बहुत गिने चुने ड्रग्स हैं, बल्कि मैं कहता हूँ एंजासिड एक टैबलेट है जिसको कहते हैं ग्लिसराइल ट्राइनाइट्रेट नाइट्रोग्लिसरीन। ये वेजोडायलेटर है बेसिकली, एंजाइना के पेशेंट में हम देते हैं। तो ये बाकी भी है, लेकिन मोस्ट कॉमनली ये ड्रग इस्तेमाल होती है। इनकन्वीनियंट फॉर फ्रीक्वेंट एंड रेगुलर यूज। आप रेगुलरली ये ड्रग इस रूट के थ्रू आप नहीं दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि इससे इरिटेशन ऑफ बकल म्यूकोजा, ओरल म्यूकोजा की इरिटेशन हो सकती है। रेक्टल रूट, ये तीसरा और आखिरी रूट है एंट्रल रूट का, जो जीआईटी के थ्रू हम देते हैं। सपोजिटरीज आप दे सकते हैं, सॉलिड या लिक्विड फॉर्म में। एनिमा हम दे सकते हैं। क्या है सपोजिटरीज, क्या है एनिमा, क्या है? नेक्स्ट स्लाइड में फायदे क्या क्या हैं रेक्टल रूट के थ्रू जब हम ड्रग देते हैं। 50% ऑफ द ड्रग बाईपास लिवर, लेस फर्स्ट पास इफेक्ट। क्योंकि रेक्टम के थ्रू जो ड्रग्स एब्जॉर्ब होती हैं, जैसे मैंने आपको ओरल का बताया, ओरल में ये सॉरी एंट्रल रूट के थ्रू जो मैंने आपको बताया कि सबलिंगुअल रूट में 90% जो ड्रग्स होती हैं वो फर्स्ट पास इफेक्ट को बाईपास करती हैं। फर्स्ट पास इफेक्ट लिवर में ड्रग नहीं जाती, क्योंकि यहाँ से डायरेक्टली एब्जॉर्प्शन होती है 90% ऑफ द ड्रग गोइंग टू द ब्लड में। ठीक है। तो इसी तरह से जो रेक्टल रूट है, रेक्टम के थ्रू भी 50% ड्रग हमारी डायरेक्टली ओपन होती है थ्रू ब्लड वेसल्स इनटू द सिस्टेमिक सर्कुलेशन।
तो हम कह सकते हैं कि जो रेक्टल रूट के थ्रू हम ड्रग दे रहे हैं उनकी जो बायोअवेलेबिलिटी है ओरल के मुकाबले में, जो कि अनप्रेडिक्टेबल थी, यहाँ पे हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि एटलीस्ट या नियरली 50% के करीब करीब है। और इसकी वजह मैंने आपको बता दी कि जो ब्लड वेसल इनको डायरेक्टली ड्रग को डायरेक्टली सिस्टेमिक सर्कुलेशन में जाके ओपन कर रही है वो, और 50% जो ड्रग ब्लड वेसल्स हैं वो लिवर की तरफ ड्रग को लेके जाती है मेटाबोलाइज होने के लिए। सो ड्रग्स इरिटेंट टू गैस्ट्रिक म्यूकोजा कैन बी गिवन थ्रू रेक्टल रूट। जो जीआईटी के थ्रू इरिटेट करती हैं ड्रग्स, वो आप इस रूट के थ्रू आप दे सकते हैं। सुटेबल इन वोमिटिंग अनकॉन्शियस पेशेंट में, जो वोमिट कर रहे हैं आप इस रूट के थ्रू दे सकते हैं। अनकॉन्शियस पेशेंट है आप इस रूट के थ्रू आप दे सकते हैं। सुटेबल फॉर लोकल एक्शन इन कोलॉन। अब एक ड्रग है वो सिर्फ आपको लार्ज इंटेस्टाइन में उसका इफेक्ट चाहिए, आपको सिस्टेमिक इफेक्ट उसका नहीं चाहिए। जैसे एक डिजीज बताई हुई है अल्सरेटिव कोलाइटिस, ठीक है। तो लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है कि इन्फ्लेमेशन होती है, कोलाइटिस मीन इन्फ्लेमेशन, और डिफरेंट टाइप्स के अल्सर्स बने होते हैं, मल्टीपल अल्सर्स बने होते हैं। ये आप डिटेल में हम पढ़ेंगे जब हम जीआईटी में आपको बताऊंगा। अगर उसमें उस कोलॉन में जो जिसकी इन्फ्लेमेशन हुई है और अल्सरेशन हुई है, अगर वहां पे आपको ड्रग चाहिए तो ये ड्रग आप रेक्टल रूट के थ्रू देंगे, और वो ड्रग उसी ऑर्गन में उसी कंपार्टमेंट में रहेगी जहाँ पे आपका उसका लोकल एक्शन चाहिए, सिर्फ उसी हद तक रहेगी। वो सिस्टेमिक में यानी ब्लड की तरफ नहीं जाएगी, अगर जाएगी तो मिनिमल जाएगी, बहुत कम जाएगी। इट इज़ यूजफुल इन चिल्ड्रन एंड ओल्ड पेशेंट, क्योंकि ओल्ड पेशेंट भी कॉपरेट नहीं कर रहे होते हैं और बच्चे भी कॉपरेट नहीं कर रहे होते हैं ओरल रूट के थ्रू ड्रग्स लेने के लिए, या इंजेक्टेबल, तो आप इस रूट में आप ड्रग दे सकते हैं। ठीक है, जैसे इस डायग्राम में बताया हुआ है कि आप जो है वो अ, इस रूट के थ्रू आप मुख्तलिफ ड्रग्स दे सकते हैं। कौन कौन से ड्रग्स हम देते हैं बेसिकली, मैंने आपको बताया एनीमा। जब सिवियर कॉन्स्टिपेशन हो रही होती है तो डॉक्टर आपको क्या करता है कि इस तरह की बॉटल्स में लेग्जेटिव्स बेसिकली ये होते हैं, या परगेटिव्स आप समझ लें, स्टूल सॉफ्टनर, जो जो रेक्टम में मौजूद स्टूल होते हैं, फीसेस होते हैं, बड़ा पेशाब होता है, उसको सॉफ्ट करने के लिए इस तरह के ड्रग्स देते हैं थ्रू रेक्टल रूट। ठीक है। फिर सपोजिटरीज देते हैं। सपोजिटरीज वो ड्रग्स होती हैं जो इस तरह से ग्लिसरीन की तरह होती हैं, सॉफ्ट होती हैं, मतलब रूम टेम्परेचर पे हार्ड होती हैं, लेकिन जैसे ही ये रेक्टम के साथ टच करती हैं, टेम्परेचर की जो वेरिएशन होती है, जैसे रेक्टम में ये इंसर्ट होती हैं तो ये डिजॉल्व होना शुरू हो जाती हैं, और उस एरिए को सॉफ्ट करती हैं, और स्पेज़म जो होता है एनल कैनाल का जो स्फिंक्टर होता है उसको रिलैक्स करने की कोशिश करते हैं। सो नुकसानात क्या क्या है रेक्टल रूट के, इरिटेशन ऑफ द रेक्टल म्यूकोजा, इन्फ्लेमेशन हो सकती है। ठीक है। अनप्रिडिक्टेबल एब्जॉर्प्शन है, मैंने आपको बताया कि इसकी बायोअवेलेबिलिटी ऑलमोस्ट 50% आप माइंड में रखें। साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स में हो सकती हैं, क्योंकि पेशेंट जो है ना अनकंफर्टेबल होता है, इनकन्वीनियंट होता है, और एम्बेरसिंग, यानी शर्म महसूस होती है पेशेंट को, और इनकन्वीनियंट है, आप बार बार एक ही पेशेंट को इस रेक्टल रूट के थ्रू ड्रग नहीं दे सकते। तो इसकी जो बायोअवेलेबिलिटी है आप समझ लें 30% टू लेस देन 50%, या एवरेज आप समझ लें 50%। ठीक है। अच्छा, लोकल यूज़ के लिए अगर चाहिए कहाँ कहाँ हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे लोकल यूज़ है, ग्लिसरीन है, बिसाकोडाइल है, लेक्सेटिव के तौर पे आप इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे क्लीन एनिमा मैंने आपको बता दिया, स्टूल को सॉफ्ट करने के लिए आप दे सकते हैं, सपोजिटरीज आप दे सकते हैं। ठीक है। बच्चों में, छोटे बच्चों में सपोजिटरीज हम देते हैं इस तरह के, बहुत ही छोटे बच्चे होते हैं, यानी 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ के जो ओल्ड पेशेंट होते हैं, बच्चे होते हैं, उनमें क्या होता है कि उनमें वो अपने स्फिंक्टर को बहुत ज़्यादा टाइट कर लेते हैं, एनल स्फिंक्टर को। तो उनकी वजह से क्या होता है, उनका जो गैसेस होते हैं वो भी पास नहीं करते हैं वो, और फीसेस भी पास नहीं करते हैं। ठीक है, स्टूल भी पास नहीं करते। तो जब जैसे ही आप ये जो सपोजिटरीज हैं, रेक्टल सपोजिटरीज हैं, ये आप इनको इंसर्ट करते हैं, तो पेशेंट का जो स्फिंक्टर होता है, जो एनल स्फिंक्टर होता है, वो एकदम से रिलैक्स होता है पेशेंट के, बच्चे का, और वो एकदम से ह्यूज अमाउंट ऑफ गैसेस, ह्यूज अमाउंट ऑफ फीसिस पास करते हैं बच्चे। तो उससे क्या होता है, बच्चे का पेट भी साफ सही हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है, गैसेस सारी रिलीज हो जाती हैं, और
पेशेंट को कंफर्ट महसूस होता है। वरना इस तरह के बच्चे अक्सर रात को रो रहे होते हैं, एब्डोमेन डिस्टेंडेड होता है, सूजा हुआ होता है, और वो सारे प्रॉब्लम उसके रिलीज हो जाते हैं। ठीक है। अब सिस्टेमिक एक्शन के लिए मैंने आपको बताया था कि अगर आपको सिस्टेमिक एक्शन के लिए चाहिए ड्रग्स रेक्टल रूट के थ्रू, तो आप इंडोमिथासेन और अमाइनोफाइलिन, ये दोनों ड्रग्स आप दे सकते हैं। इंडोमिथासेन क्या है? इट इज़ अ नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग। ठीक है। अमाइनोफाइलिन क्या है? इट इज़ एंटी एस्थेमेटिक ड्रग। तो ये दोनों अगर आपको सिस्टेमिक एक्शंस के लिए चाहिए, यानी अब देखें लंग्स कहाँ हैं, चेस्ट में पड़े हुए हैं आपके। ठीक है। ड्रग आपके कहाँ दे रहे हैं? रेक्टल रूट के थ्रू दे रहे हैं। तो अगर आपको इन ड्रग्स का सिस्टेमिक इफेक्ट चाहिए पेन किलर के तौर पे या एंटी एस्थेमेटिक के तौर पे दमा के पेशेंट में, तो फिर आप इस रूट को चूज कर सकते हैं। अगर वो बाकी ड्रग्स की रूट्स कन्वीनियंट नहीं है, पेशेंट ऑपरेटिव नहीं है या अनकॉन्शियस पेशेंट है, तो उनमें आप दे सकते हैं। डायग्नोस्टिक पर्पस भी है बेरियम एनीमा, ये ओरल रूट के थ्रू भी हम दे सकते हैं बेरियम एनीमा को, और रेक्टल रूट के थ्रू भी दे सकते हैं मुख्तलिफ डिजीजेस को डायग्नोस करने के लिए कि जीआईटी की मुख्तलिफ डिजीजेस तो नहीं है। ठीक है। अब ये रूट हैं, एंडोमेथासोन सपोजिटरीज हैं और अमाइनोफाइलिन की सपोजिटरीज हैं, ये मैंने आपको बता दिया। ये है बेरियम एनीमा। बेरियम एक एक केमिकल लिक्विड फॉर्म में एक कंपाउंड है। आप इंजेस्ट करते हैं, ओरली भी इंजेस्ट करते हैं, ताकि आप देखें कि कोई हर्निया तो नहीं है आपको। ठीक है। कोई एब्डोमिनल या जीआईटी में मौजूद कोई स्ट्रक्चरल या फंक्शनल कोई एबनॉर्मलिटी तो नहीं है। और अगर आप रेक्टल रूट के थ्रू देते हैं तो कोलोन कैंसर को डायग्नोस कर सकते हैं, आप पॉलिप्स को, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज को आप कर सकते हैं, हर्ष स्प्रंग डिजीज को आप डायग्नोस कर सकते हैं। आप पीने के बाद क्या करेंगे? एक्सरे लेंगे स्टमक का और एब्डोमेन का, और आपको पता चल जाएगा कि जो बेरियम है, बेरियम एक डाई है बेसिकली एक। तो उसके बाद जब आप एक्सरे लेंगे तो आपकी इंटेस्टाइन की जो स्ट्रक्चर है आपको पता चल जाएगा कि इसका स्ट्रक्चर नॉर्मल है या एबनॉर्मल है। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी कि इसका रेक्टम कैसा है, कोलॉन कैसी है। ठीक है। मेगा कोलॉन एक डिजीज़ है जिसको लार्ज कोलॉन भी कहते हैं, वो तो नहीं है पेशेंट को। तो मुख्तलिफ कंडीशंस के लिए बेरियम एनीमा डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं, रेक्टल रूट को भी और ओरल रूट को भी। अब एंट्रल रूट हमने पढ़ लिया, नेक्स्ट इसकी बारी है पैरेंट्रल रूट की। पैरेंट्रल रूट में मैंने आपको बताया इंट्रावीनस, यानी एंट्रल रूट के अलावा जितनी भी रूट्स हैं वो सारी पैरेंट्रल रूट कहलाएंगी। इंट्रावीनस, इंट्रामस्कुलर, सबकुटेनियस, टॉपिकल, इनहेलेशनल, इंट्राकार्डिक, इंट्रा आर्टिकुलर जो जॉइंट्स में हम देते हैं, इंट्रा पेरिटोनियल जो हम पेरिटोनियम में हम इंजेक्ट कर रहे होते हैं ड्रग्स को, इंट्रा प्लूरल लंग्स में हम देते हैं। ठीक है। इंट्राथीकल ब्रेन में हम दे रहे होते हैं। ठीक है। स्पाइनल इनिस्थीजिया में जो ड्रग्स हम दे रहे होते हैं। तो ये मुख्तलिफ रूट्स हैं जिनको हम पैरेंटल रूट कहते हैं। अब इसमें आप देखें कि इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन जब आप लगा रहे होते हैं तो उसका जो एंगल होता है वो 90% होता है। ठीक है। ड्रग को आप डायरेक्टली इंजेक्ट करते हैं मसल लाने के लिए, यानी उसकी जो लेंथ होती है नीडल की वो आपने फुल इंसर्ट करनी होती है ताकि मसल तक आपकी नीडल वहां तक पहुंच सके। सबकुटेनियस में हम 45 डिग्री तक रखते हैं एंगल को। इंट्रावीनस में हम 25% रखते हैं ताकि वेन आपकी विजिबल हो, और आप जो पिस्टन होता है उसको आप पीछे की तरफ पुश करते हैं ताकि ब्लड यहाँ पे आपको थोड़ा सा ब्लड आ जाए, उसके बाद फिर आप ड्रग को इंजेक्ट करते हैं वेन में। इंट्राडर्मल में आप क्या करते हैं? 10 to 15 डिग्री का एंगल रखते हैं ताकि ड्रग आपकी इंट्राडर्मल एरिया में, एपिडर्मिस में इंजेक्ट हो सके, आगे ना जाए। ठीक। तो ये एक और मजीद क्लियर डायग्राम है। ये इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन है, फुल लेंथ जितनी भी ड्रग की है, जो नीडल की है वो आप इंसर्ट कर रहे हैं। सबकुटेनियस ये है, और इंट्रावीनस। तो एडमिनिस्ट्रेशन बाय इंजेक्शन के कुछ फायदे हैं, कुछ नुकसानात हैं, वो मैं आपको उसी तरह से पढ़ाऊंगा जैसे हमने एंट्रल रूट के किए थे। मोर रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन एज कम्पेयर टू एंट्रल रूट, बहुत ज़्यादा और क्विक एक्शन आता है इसका। इसका रिस्पॉन्स, इसका इफेक्ट बहुत ज़्यादा जल्दी होता है। वजह उसकी क्या है कि ये इसका फर्स्ट पास इफेक्ट नहीं होता, ना जीआईटी में जाके ड्रग मेटाबोलाइज होती है, ना लिवर में जाके ज़ाय होती है, इनएक्टिव होती है। मेटाबॉलिज्म उसका मिनिमल है या नहीं होता। ठीक है।
प्रिडिक्टेबल एब्जॉर्प्शन है। अब मैं आपको 100 mg के एक इंजेक्शन लगा रहा हूँ पेन किलर, मुझे पता है ये जितने भी आपको लगा रहा हूँ, चाहे वो इंट्रावीनस हो या इंट्रामस्कुलर हो, वो सब की सब ब्लड में जाके पहुंचेगी। तो मैं कहूँगा कि ये 100% इस ड्रग की 100 की 100 mg ब्लड में जाएगी, तो इसकी जो बायोअवेलेबिलिटी है वो 100% है। ठीक है, तो ये प्रिडिक्टेबल एब्जॉर्प्शन है इसकी। एब्जॉर्प्शन मैंने आपको बताई, वो ड्रग जो ब्लड में पहुंच सके इन केमिकली अनचेंज फॉर्म। यूजफुल इन अनकोऑपरेटिव अनकॉन्शियस पेशेंट एंड सिवियर वॉमिटिंग के पेशेंट में ये बहुत अच्छी रूट है ड्रग्स की। सुटेबल फॉर ड्रग्स नॉट एब्जॉर्ब बाय जीआईटी और इनएक्टिवेट या इनएक्टिवेटेड बाय जीआईटी ड्रग्स, बाय जीआईटी एंजाइम्स या डाइजेस्टिव जूसेस एसिड्स या एंजाइम्स के थ्रू जो ड्रग्स मेटाबोलाइज होती हैं जीआईटी में, वो ड्रग्स, वो वाली जो ड्रग्स हैं वो आप इस रूट के थ्रू दे सकते हैं। जैसे मैंने आपको इंसुलिन की एग्जांपल बताई है, इंसुलिन 100% जीआईटी में जाने के बाद अगर आप उसको ओरली इंजेस्ट करते हैं तो उसका 1% भी इफेक्ट नहीं आएगा प्लाज्मा लेवल ऑफ ग्लूकोज को कम करने के लिए। ठीक है, वजह उसकी ये है कि जितनी भी आपने ड्रग आपने दी है इंसुलिन को, वो सब की सब जीआईटी के थ्रू मेटाबोलाइज हो जाएगी, गैस्ट्रिक एसिड्स के थ्रू, एंजाइम्स के थ्रू खत्म हो जाएगी। अब इसमें हम कम डोजेस देते हैं, क्यों? क्योंकि हमें पता है कि जितनी भी हम ड्रग दे रहे हैं वो उसकी बायोअवेलेबिलिटी हमें पता होती है। ठीक है, नुकसानात क्या है? जाहिर सी बात है, आप सिरिंज के थ्रू दे रहे हैं तो पेन तो होगा आपको। स्ट्रिक्ट एसेप्सिस रिक्वायर। इसमें प्रॉब्लम ये होती है कि अगर आपने स्किन को सही तरीके से आपने साफ नहीं किया, आपको पता नहीं है कि स्किन की जो साफ करने की जो टेक्निक है वो क्या है, वो जब आप इंजेक्ट कर रहे होते हैं ना, वो मैं आपको बताता हूँ यहाँ से, इस डायग्राम से। अब ये वाला इंजेक्शन है फॉर एग्जांपल। तो जो मसल है जिसको ग्लूटेस मैक्सिमस कहते हैं, ठीक है, हिप्स में जब आप लगा रहे होते हैं, बुटक में आप जब लगा रहे होते हैं इस तरह का इंट्रा मस्कुलर इंजेक्शन, और आपको पता है कि मैंने इस एरिया में, इस ग्रीन एरिया में लगाना है इंजेक्शन, तो आप क्या करते हैं, यहाँ से जो एल्कोहल स्वैब होता है या पायोडीन का जो स्वैब होता है, आपने यहाँ से इसको यहाँ से आपने इसको स्टार्ट करना है और स्लोली ग्रेजुअली आपने बाहर की तरफ लेके जाना है स्वैब को। ठीक है, स्पिरिट को या पायोडीन को या अल्कोहल स्वैब को, और स्लोली ग्रेजुअली आपने स्किन को इस तरीके से आपने साफ करना है ताकि स्किन में मौजूद जो बैक्टीरिया है, जो नॉर्मल फ्लोरा है, वो इंजेक्शन की जो सिरिंज है उसके साथ अंदर की तरफ मसल में ब्लड में ना जाए। ठीक है, अब आपने यहाँ पे लगाना है फॉर एग्जांपल, तो मैं यहाँ से स्वैब को हल्का हल्का यहाँ से स्टार्ट करूंगा और इनर सरफेस से आउटर सरफेस की तरफ लेके जाऊंगा, इस तरह से जो जो एरो आपको मैं बता रहा हूँ, और आहिस्ता आहिस्ता उसको बाहर लेके जाऊंगा, बाहर लेके जाऊंगा, ताकि जो अंदर के बैक्टीरिया है वो उसको मैं बाहर की तरफ पुश कर सकूं। ठीक है, और यूं लेके जाऊंगा इसको, इस बटक को मैं इस तरह से साफ करूंगा। तो इसका मतलब यह है कि अगर मैं स्किन को साफ नहीं करूंगा सही तरीके से, तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ठीक है, स्ट्रिक्ट एसेप्सिस रिक्वायर, इसका मतलब ये है स्किन को आपने प्रॉपर तरीके से साफ करना है। अगर साफ नहीं करेंगे तो एब्सेस बन सकता है वहां पे। ठीक है, हेमाटोमा बन सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है पेशेंट को। रिक्वायर कॉशन स्किल एंड ट्रेनिंग। अब ये हर बंदे की बस की बात नहीं है, चाहे इंट्रावीनस हो या इंट्रामस्कुलर हो या सबकुटेनियस हो या इंट्राडर्मल हो या कोई भी इंजेक्शन हो जो पैरेंटल रूट के थ्रू हम देते हैं, तो उसके लिए आपको स्किल्स की और ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है। जनरली नॉट सुटेबल फॉर सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन। ये ऐसी ड्रग्स आप खुद आप अपने आप को नहीं लगा सकते हैं, एक्सपेंसिव होती है, ये मैंने आपको पहले ही बताया। एंट्रल रूट के थ्रू जो ड्रग्स हम दे रहे होते हैं वो चीप होती हैं, वो सस्ती होती हैं। जब पैरेंटल रूट के थ्रू हम देते हैं वो बहुत ज़्यादा महंगी होती है, लेस सेफ कंपेयर टू ओरल थेरेपी। तो इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन हम डिटेल से पढ़ेंगे यहाँ पे। तो ड्रग सॉल्यूशंस इंजेक्टेड इनटू द लेयर ऑफ लार्ज स्केलेटल मसल्स, दो जगह पे हम लगाते हैं आमतौर पे कॉमनली। एक बटक्स में लगाते हैं, ठीक है, दूसरा हम लगाते हैं डेल्टोइड में आमतौर पे। तो अपर क्वाड्रेंट ऑफ दी बटक, थाई एंड डेल्टोइड। कितना हम लगा सकते हैं? 2 ml टू 5 ml, मैक्सिमम हम 5 ml तक लगाते हैं, इससे ज़्यादा आप नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि इतना फिर पेनफुल भी होता है और इतना मसल
बर्दाश्त भी नहीं करता इतने ज़्यादा अमाउंट ऑफ ड्रग को। ये मैंने डायग्राम आपको बताई थी कि हमने बटक्स में किस जगह पे इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगाना है, और डेल्टॉइड मसल में जो शोल्डर है आपका, वहाँ पे आप किस जगह पे लगाते हैं। तो पहले बटक्स को हम डिस्क्राइब करते हैं, उसके बाद फिर डेल्टॉइड मसल पे आते हैं, शोल्डर पे आते हैं। अब इसके फोर क्वाड्रेंट्स हैं। इस हिस्से को हम कहते हैं, जहाँ पे आपने इंजेक्शन लगाना है, इसको कहते हैं अपर आउटर क्वाड्रेंट ऑफ बटक। इसको हम कहते हैं अपर इनर क्वाड्रेंट। देखें, ये मिड लाइन है। मिड लाइन से जब आप इसको ये मिड लाइन है, ठीक है। मिड लाइन से इस तरफ लेकर आएंगे तो ये इनर क्वाड्रेंट कहलाएगा, ये आउटर क्वाड्रेंट कहलाएगा। तो अपर क्वाड्रेंट लेकिन इनसाइड है, मिड लाइन की तरफ है। ये वाला आउटर क्वाड्रेंट तो है लेकिन अपर आउटर क्वाड्रेंट है। ये लोअर क्वाड्रेंट है, ठीक है। लोअर आउटर क्वाड्रेंट है, इस साइड पे मिड लाइन से। ये मिड लाइन है ये वाली। और अगर आप इस मिड लाइन से भी इसको कंपेयर करेंगे, ये जो सेंटर में बनाई गई है, तो इससे भी आप कंपेयर कर सकते हैं कि ये इनर आउटर क्वाड्रेंट है, ये अपर आउटर क्वाड्रेंट है, ये लोअर आउटर क्वाड्रेंट है, ये इनर लोअर क्वाड्रेंट है, ठीक है। अब आपने ये जगह ही क्यों चूज की है, क्या वजह है, मतलब इसकी रीजन आपको पता होनी चाहिए, तब आपको चीजें आपको क्लियर होंगी। वजह उसकी ये है कि जो शियाटिक नर्व है, यहाँ से जो शियाटिक नर्व निकल रही है, ये बेसिकली यूं आ रही होती है, यहाँ पे भी आ सकती है और ये यहाँ पे भी आ सकती है। ये जो येलो कलर की आपको नर्व दिखाई दे रही है, दिस इज कॉल्ड शियाटिक नर्व। तो अब ये नर्व अगर ये यहाँ पे आ रही है या ये नर्व यहाँ से आ रही है, तो एक ही क्वाड्रेंट सेफ क्वाड्रेंट बचा है जहाँ पे आप इंजेक्शन लगा सकते हैं। अगर आपने यहाँ पे लगाया है तो ये नर्व डैमेज होने के चांसेस हैं। इस क्वाड्रेंट पे आपने लगाया, यहाँ पे भी नर्व होने के डैमेज होने के चांसेस हैं, यहाँ पे भी डैमेज हो सकती है ड्रग। तो आपने यहाँ पे लगाना है, और स्किन को जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ से साफ करते करते आपने आउटर की तरफ जाना है सर्कुलर मोशन में, यूं, ठीक है, जैसे मैं आपको एरो बता रहा हूँ। तो आपने यहाँ पे आप लगा सकते हैं, और डेल्टोइड मसल में टू फिंगर्स नीचे, एक्रोमियन प्रोसेस से टू फिंगर्स नीचे, जैसे अब ये एक फिंगर बताया हुआ है, इसे नीचे दूसरी फिंगर बताई हुई है। यहाँ पे आपने वी शेप बना के सेंटर में इंजेक्शन लगाना है इंट्रामस्कुलर, ठीक है। जैसे अब ये टू फिंगर्स आपने यहाँ पे रखी, उसके बाद आपने वी बनाया, वी के सेंटर में आपने, ये एरिया सेफ एरिया है, यहाँ पे कोई नर्व वगैरह कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब इसके थ्रू मल्टीपल इंजेक्शंस, मल्टीपल ड्रग्स आप दे सकते हैं। देखें, अब डिक्लोरान के नाम से, डिक्लोफेनिक सोडियम के नाम से। अब इसमें आप देखें, एक चीज है इंट्रामस्कुलर, इंट्रावीनस, दोनों रूट ऑलमोस्ट एक साथ होती हैं। तो जो भी प्रेफरेबल है पेशेंट के हिसाब से, आप जिस टेक्निक को आप बेहतर समझते हैं उस वक्त, तो आप दोनों रूट के थ्रू आप दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हम इंट्रामस्कुलर हम डिस्कस कर रहे हैं, तो हम इंट्रामस्कुलर पे ही फोकस करेंगे। ये हायोसिन एक इंजेक्शन है, ठीक है। ये भी इंट्रामस्कुलर आप लगा सकते हैं, आईवी आईएम दोनों लगा सकते हैं। डेकाड्रॉन डेक्सामेथासोन एक स्टेरॉइड है, ये भी आप लगा सकते हैं इंट्रामस्कुलर, ठीक है। और कुछ वैक्सीन्स होती हैं, कुछ जैसे टेटनस टॉक्सॉइड है, ये आप लगा सकते हैं, ठीक है। इंट्रामस्कुलर हम लगाते हैं इसको आमतौर पे। इंट्रामस्कुलर के कुछ फायदे, क्या क्या फायदे हैं, वैसे हम जनरली तो हम पढ़ चुके हैं कि इंजेक्टेबल्स के, पेरेंटल के क्या क्या फायदे और नुकसान हैं, लेकिन ये इंडिविजुअली हम इंट्रामस्कुलर को हम फायदे और उसके नुकसान हम देखते हैं। मसल की जो मसल है, देट है रिच ब्लड सप्लाई टू बेटर एंड यूनिफॉर्म एब्जॉर्प्शन ऑफ द ड्रग। जाहिर सी बात है, ग्लूटियस मैक्सिस हमारे हमारी बॉडी का एक बड़ा मसल है, तो वहाँ पे ड्रग बेहतर तरीके से और एक साथ यूनिफॉर्मली एब्जॉर्ब होती है। कैन बी यूज इन शॉक। पेशेंट जो शॉक में आता है, जैसे एनाफाइलेक्टिक शॉक है, उसमें आप लगा सकते हैं। ऑयली व्हीकल्स इंजेक्शंस जो होती हैं, डेपो फॉर्मेशन होती हैं, वो आप लगा सकते हैं। डेपो फॉर्मेशन क्या है? These are the deposits. Deposits are drug in a localized mass called depot, from which it can be gradually absorbed by surrounding tissue. जो जो ड्रग्स प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करती हैं, जो कॉन्ट्रासेप्टिव ड्रग्स होती हैं, वो हम एक इंजेक्शन लगाते हैं, और वो लॉन्ग टर्म के लिए उसका इफेक्ट रहता है, मंथ्स तक या ईयर्स तक।
या एक कैप्सूल हम इंजेक्ट करते हैं स्किन के अंदर, उसका भी जो इफेक्ट होता है वो काफ़ी अरसे तक वो रहता है। लेकिन वो क्योंकि सर्जिकल प्रोसीजर है, तो जो इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन होते हैं डेपो फॉर्म में, वो हम अक्सर इसको प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने के लिए कॉन्ट्रासेप्टिव्स के तौर पे हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है जी। जैसे अब ये बताया हुआ है कि ये एक इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगा रहे हैं डॉक्टर उनको या नर्स उनको लगा रही है फीमेल पेशेंट को, ताकि प्रेगनेंसी ना हो। ठीक है। और माइल्ड इरिटेटिंग ड्रग्स कैन बी गिवन, जो जीआईटी को वो करती हैं, इरिटेट करती हैं, वो आप इंट्रामस्कुलर रूट के थ्रू आप दे सकती हैं। हेपेटिक फर्स्ट पास इफेक्ट अवॉइडेड होता है, इसीलिए लेस देन 100 होती है, लेस देन 75 टू लेस देन या इक्वल टू 100। तो ये आप समझ लें कि 80 टू 90% इसकी बायोअवेलेबिलिटी या 100% होती है ऑलमोस्ट, इस रूट के थ्रू जितनी भी आप ड्रग दे रहे होते हैं। इंट्रामस्कुलर के कुछ नुकसानात हैं, पेनफुल है, जाहिर सी बात है, जहाँ पे नीडल इस्तेमाल होगी वहाँ पे पेन होगा, और वो उस रूट का डिसएडवांटेज होगा। ठीक है, ये आपने याद रखना है। ये एक सिंपल सा रूल मैं बता रहा हूँ कि जिस रूट में सरिंज इस्तेमाल हो रही है, नीडल इस्तेमाल हो रही है, वहाँ पे पेन लाजमी होगा। डेंजर ऑफ सेप्सिस, मैंने बताया कि अगर आप स्किन को साफ नहीं करेंगे प्रॉपर तरीके से और आप इंजेक्शन लगा देंगे, तो उससे सेप्सिस बन सकता है, एप्सिस फॉर्मेशन हो सकती है, नोड्यूल बन सकता है, हार्ड सा मास बन सकता है वहाँ पे। ये ड्रग सुटेबल नहीं होती एंटीकोगुलेंट्स के लिए, क्योंकि वहाँ पे लोकल हेमाटोमा बना सकती है। व्हाट इज एंटीकोगुलेंट? मेडिकेशन दैट रिड्यूसेस द एबिलिटी ऑफ द ब्लड क्लॉट, या ब्लड में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा एंटीकोगुलेंट्स क्या होती हैं, हेपरिन, वारफरेन, ये सारी एंटीकोगुलेंट्स होती हैं। तो ये आप यहाँ पे नहीं लगा सकते। नर्व या वेन की इंजरी हो सकती है, सॉफ्ट टिश्यू इंजरी हो सकती है, जैसे मैंने आपको बताया ना, शैटिक नर्व, अगर आपने सही क्वाड्रेंट में बटक्स में आपने नहीं लगाया, तो वहाँ पे आप शैटिक नर्व को डैमेज कर सकते हैं। इंट्रावीनस, इंट्रावीनस के बाद हम लेक्चर को स्टॉप करेंगे, क्योंकि बहुत लंबी वीडियो बन गई है, और जो बाकी रूट्स हो गए हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे आपके लिए। इंट्रावीनस इंजेक्शन वो होती हैं जो इंट्रावीनस वेन्स के थ्रू आप देते हैं। सो इंजेक्टेड डायरेक्टली इनटू द ल्यूमेन ऑफ द सुपरफिशियल वेन एज बुलिस आईवी इंजेक्शंस, अप टू 20 ml आप दे सकते हैं। आईवी इंफ्यूजन्स लार्जर देन 20 ml टू 1000 ml आप एक टाइम पे आप दे सकते हैं। ठीक है, यानी मैक्सिमम आप 2000 ml तक भी दे सकते हैं अगर पेशेंट बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेटेड है, एक टाइम पे नहीं। मैक्सिमम 500 टू 1000 ml जो ड्रिप्स आती हैं, जो आईवी इन्फ्यूजन्स आती हैं, जिनको हम रिंगर लेक्टेट कहते हैं, नॉर्मल सिलाइन हम कहते हैं, वो आप इस रूट के थ्रू आप दे सकते हैं। कहाँ पे दे सकते हैं? जैसे इंट्रामस्कुलर का मैंने आपको बताया कि मोस्ट कॉमन साइट्स बटक्स हैं और डेल्टॉइड है, शोल्डर में आप लगा सकते हैं। ये इसके भी जो है ना वो कुछ कॉमन साइट्स हैं, जैसे क्यूबिटल क्यूबिटल फोसा में जो सिफेलिक वेन्स होती हैं, या सुपरफिशियल वेन्स ऑफ द हैंड्स हैं, वहाँ पे आप लगा सकती हैं, या कोई भी सूटेबल वेन जो विजिबल वेन है वहाँ पे आप लगा सकते हैं इसका। तो कुछ इन्फ्यूजन्स हैं, जैसे पैरास्टामोल इन्फ्यूजन है, प्रोवास के नाम से आती हैं, ये आप आईवी लगाते हैं। फिर कुछ एंटीबायोटिक्स हैं, सेफ्ट्राइजोन इंजेक्शंस हैं, ये आप लगा सकते हैं इंट्रामस्कुलर या आईवी के थ्रू। ठीक है, और ट्रामाडोल इंजेक्शंस हैं, ये आप लगा सकते हैं। इसके नुकसानात क्या क्या हैं? नुकसानात इसके ये हैं कि पेनफुल है, जाहिर सी बात है, मैंने आपको बताया कि कहीं भी आप इसके फायदे क्या क्या हैं, सॉरी एडवांटेजेस क्या क्या हैं। ड्रग डिलीवरी इज कंट्रोल्ड एंड एक्यूरेट, आप इस चैम्बर के थ्रू, आईवी सेट के थ्रू बेसिकली दे रहे होते हैं ड्रग को, और आप इसको कंट्रोल कर रहे होते हैं कि कितनी आपको ड्रग्स पर मिनट आप कितनी ड्रग्स दे रहे होते हैं। ठीक है जी। तो ड्रग डिलीवरी इज कंट्रोल्ड एंड एक्यूरेट। रैपिड एक्शन के लिए अगर आपको ज़रूरत है तो आप इंट्रावीनस रूट आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी बायोअवेलेबिलिटी 100% होती है, फर्स्ट पास इफेक्ट बिल्कुल भी नहीं होता, ना लिवर में होता है ना जीआईटी में होता है। वैल्यूएबल इन इमरजेंसी अनकॉन्शियस पेशेंट एंड वॉमिटिंग वाले पेशेंट में होती है, आप दे सकते हैं, वैल्यूएबल होती है ये, इस केसेस में बहुत ज़्यादा सूटेबल है। इट इज़ सूटेबल फॉर लार्ज वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड्स, ब्लड ब्लड में आप वो प्लाज्मा वो दे रहे हैं,
ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर रहे हैं, प्लाज्मा दे रहे हैं, आप बड़े बड़े ड्रिप्स लगा रही हैं, तो वो सब आप दे सकते हैं। ठीक है। इट इज़ डाइल्यूटेड इरिटेंट ड्रग्स कैन बी गिवन, जो इंट्रामस्कुलर के लिए इरिटेंट होती हैं, ओरल रूट के लिए, एंट्रल रूट के लिए जो इरिटेंट होती है, वो आप इसको डाइल्यूट करके इंट्रावीनस रूट के थ्रू आप दे सकते हैं। ये इसके फायदे हैं। नुकसानात क्या क्या हैं? रिस्क ऑफ ड्रग रिएक्शन हो सकता है, जैसे एनाफाइलैक्सिस। एनाफाइलैक्सिस क्या है? इसमें हिस्टामीन की रिलीज होती है, एक्सटेंसिव रिलीज ऑफ हिस्टामीन। हिस्टामीन क्या करता है? वेजोडाइलेशन कर देता है और ब्रोंकोस्पेज्म कर देता है। ठीक है। जिसके नतीजे में उसको ट्रीट करने के लिए फिर हम एड्रेनलिन देते हैं। जो एनाफाइलेक्टिक शॉक के पेशेंट आते हैं उसको हम डायरेक्टली एड्रेनलिन इंजेक्ट करते हैं। तो ये इस तरह के एनाफाइलेक्टिक शॉक्स इस इंट्रावीनस ड्रग्स के साथ, स्पेशली एंटीबायोटिक के साथ हो सकते हैं। मोस्ट रिस्क ऑफ एडवर्स इफेक्ट्स, पेशेंट रिस्पॉन्स शुड बी वॉच्ड एंड गिवन स्लोली। तो जो भी इंट्रावीनस आप ड्रग दे रहे हैं वो आपने स्लो देनी है, और पेशेंट के साथ आपने एज अ नर्स या एज अ पैरामेडिकल स्टाफ या एज अ डॉक्टर आपने उसके साथ करीब रहना है, ताकि पेशेंट को जैसी एलर्जिक रिएक्शन स्टार्ट हो तो आपने फ़ौरन से ड्रिप को बंद करना है। जो इंट्रावीनस ड्रग आप दे रहे हैं उसको फ़ौरन से आपने बंद करना है। रिस्क ऑफ सेप्सिस या फ्लिबाइटिस हो सकता है। सेप्सिस आपको मैंने बताया ना, कि स्किन अगर आप सही तरीके से साफ नहीं करते हैं तो स्किन में मौजूद जो फ्लोरा होते हैं, जो बैक्टीरिया होते हैं, वो ब्लड में जा सकते हैं, जिसको हम सेप्सिस कहते हैं। ठीक है। और फ्लिबाइटिस इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ द वेन। तो जो भी इरिटेंट ड्रग्स हैं, आप आईवी फ्लूइड आप तेजी से दे रहे हैं, कुछ एंटीबायोटिक्स होती हैं जैसे सेफ्ट्रैक्सोन, वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन करती हैं, पेनफुल होती हैं, वो वो आपने स्लोली देनी होती है। लेक ऑफ स्टेरिलिटी में कॉज वायरल हेपेटाइटिस और एचआईवी एड्स भी हो सकते हैं। अगर आप एक इंजेक्शन आप लगा रहे हैं एक पेशेंट को आईवी या इंट्रामस्कुलर, और वही सिरिंज उठा के आप दूसरे को दे रहे हैं, तो उससे इस तरह की जो कम्युनिकेबल डिजीजेज होती हैं वो एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट में स्प्रेड हो सकती हैं। नॉट सुटेबल फॉर ऑयली प्रिपरेशंस। ऑयली प्रिपरेशन आप इसके थ्रू नहीं दे सकते हैं। इनसॉल्युबल ड्रग्स के लिए या इनकम्पेटेबल विद ब्लड के साथ जो ड्रग्स कंपेटेबल नहीं होती आप नहीं दे सकते। साइट्स मैंने आपको बताया कि कोई भी विजिबल वेन हो आप दे सकते हैं इसमें। ठीक है जी। तो सबकुटेनियस हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको कवर करेंगे। और क्योंकि काफ़ी लंबी हो गई है ये वाली जो डिस्कशन थी, तो नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी।